आज का जो पहला अध्याय हमारा वो है राजस्थान का नामकरण, और मैं इसको बिल्कुल शुरुआत से लेने जा रहा हूँ इस सिलेबस को आज से आप लोगों के सामने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे लाभान्वित भी होंगे और आपको टाइम से सिलेबस पूरा हो भी जाएगा। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके आगे तक बढ़ेंगे। यदि हम बात करें जो पहला अध्याय हमारे सामने है राजस्थान का नामकरण, तो इस अध्याय की भूमिका देखें। इस अध्याय के अंदर हमें यह देखना है कि विभिन्न युगों में, विभिन्न कालों में इस संपूर्ण प्रदेश को किन किन नामों से पुकारा गया है, किन किन नामों से जाना गया है, किस किस कालखंड में, किस किस इतिहासकार के द्वारा, किस किस ग्रंथ के अंदर इस संपूर्ण प्रदेश को हम किन किन नामों से पहचान देख रहे हैं। सांस्कृतिक पहचान है इस संपूर्ण प्रदेश की। कभी इसको राजपूताना बोला जा रहा है, कभी रायथान बोला जा रहा है, कभी रजवाड़ा बोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर हमें इस संपूर्ण अध्याय के अंदर इसी बात को देखना है कि किस अध्याय से, कहां पर, किस इकाई से और किस ग्रंथ से, किस अभिलेख से हमें इस संपूर्ण प्रदेश के लिए किन किन नामों का उल्लेख मिलता है। अब चाहे एग्जाम आपके कांस्टेबल का हो, चाहे रीट का हो, चाहे आरएएस के लेवल का हो, ये यकीन मानकर चलिएगा कि आप लोगों को यहाँ से एक प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और चाहे आप किसी भी अध्याय में हो राजस्थान के, यह भी कंफर्म है, यह भी बिल्कुल निश्चित सी बात है कि जब आप बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, मोनोथ नैन्सी साहब की, तो कहीं ना कहीं प्रश्न बनता ही है। और कर्नल जेम्स टोड ने जो अपनी पुस्तक लिखी है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें आप जानते हो संपूर्ण रजवाड़े के बारे में, संपूर्ण राजपूताने के बारे में, संपूर्ण राजस्थान के बारे में आपने बेहद अच्छे ढंग से अपना विवरण प्रस्तुत किया है। तो आपको इस पहले अध्याय को जितना ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे, आपको फिर आगे दिक्कत नहीं आएगी। आइएगा, देखिएगा, राजस्थान का नामकरण ये अध्याय का नाम है। और जब ये अध्याय हमारे दिमाग में कौंधता है तो कई सारे प्रश्न हमारे साथ एक साथ आते हैं। एक कोटेशन आपके सामने आ रही है जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा बोली गई थी, और ये कोटेशन है कि धोरा घाटिया तालरो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली घर घर ल्यूनी डास। अर्थात इस बात का तात्पर्य, इस बात का मतलब हमारे सामने क्या आता है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस ग्रंथ के अंदर भी इस बात का उल्लेख किया है। आगे की जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आप इस बात को अच्छे से देख लेंगे, बेहद अच्छे से समझ लेंगे कि जो ये पुस्तक है इनका लेखन कार्य कब कब हुआ है, ये जो ग्रंथ है ये किस किस के द्वारा कब कब लिखे गए हैं, और इनका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, किनको समर्पित हैं, और इन ग्रंथों के अंदर मुख्यतया वर्णन हमें कौन सा प्राप्त होता है। कर्नल जेम्स टोड ने, जो चारण कवि ने कहा है कि गांव गांव थर्मापाली घर घर ल्यूनी डास, धोरा घाटिया तालरो आटी लो इतिहास, गांव गांव थर्मापाली घर घर ल्यूनी डास। कर्नल जेम्स टोड साहब कहते हैं कि राजस्थान में कोई घर ऐसा नहीं है जहां ल्यूनी दास जैसा वीर योद्धा पैदा नहीं हुआ हो, एवं नहीं कोई ऐसा मैदान है जहां थर्मापाली जैसा युद्ध नहीं लड़ा गया हो। तो ये बात हमें बेहद अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि ये कोटेशन दी गई है कर्नल जेम्स टोड साहब के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कथन बोला गया है। यदि इस अध्याय का हम विषय एवं सारांश देखें, इस अध्याय को यदि हम विषय एवं सारांश देखें तो हम समझेंगे कि विभिन्न युगों में राजस्थान को कई नामों से पुकारा गया है, और इसी को हमें अध्याय के अंदर देखना है। राजस्थान शब्द का जो शाब्दिक अर्थ हमें प्राप्त होता है वो है द लैंड ऑफ किंग्स और किंगडम, द लैंड ऑफ किंग्स और द लैंड ऑफ द किंगडम्स, द लैंड ऑफ द कलर, द लैंड ऑफ कलर्स भी इसको कहा गया है, रंगों की भूमि भी कहा गया है। द लैंड ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं की भूमि भी कहा गया है, एवं इसे आप लोगों के द्वारा साम्राज्यों, राज्यों की धरा भी कहा गया है। वीर प्रसूता भूमि तो हम लोग जानते हैं, कहते ही हैं। तो यदि एक प्रश्न आपके सामने आता है कि राजस्थान शब्द का सामान्य अर्थ में, या हम देखें यूरोपियन जितने भी लिटरेचर है उसमें किस रूप में इस बात का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा द लैंड ऑफ किंग्स या द लैंड ऑफ द किंगडम्स, द लैंड ऑफ कलर्स के रूप में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। लेकिन जब हम कई तरह के गाइड्स देखते हैं, कई कोचिंग्स में हम लोग पढ़ते हैं, कई टीचर्स के द्वारा जब हम इंटरेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक बात आती है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त होता है कहाँ से, बसंतगढ़ शिलालेख से। लेकिन ये एक आधी अधूरी सी जानकारी है। बसंतगढ़ इंस्क्रिप्शन की यदि मैं बात करूँ, आप लोग देखिएगा यहीं पर, तो एक जो यदि हम सिलसिलेवार तरीके से इस अध्याय को आरंभ करें तो आपको मैटर प्राप्त होता है यहाँ पर
कि जी राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें, राजस्थान शब्द का प्रयोग हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। इसी यूनिट को अब हमें विस्तार पूर्वक खोलते हुए देखना है। तो आप आगे देखिएगा। सबसे पहले बसंतगढ़ शिलालेख तो जी 625 ईस्वी में है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको और याद रखनी है, ईस्वी सन और विक्रम संवत का आपको काफ़ी बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। असल में जो विक्रम संवत है वो 57 ईसा पूर्व का है, याद रखिएगा इस बात को। 57 BC, 57 BC से मतलब है 57 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब है ईस्वी सन से 57 वर्ष पहले। हम लोग चल रहे हैं ईस्वी सन में, यानी कि ईसा के 2020 वर्ष में हम चल रहे हैं। ईसा के बाद 2020 में वर्ष में हम चल रहे हैं। यदि हमें ईस्वी सन को कन्वर्ट करना है, कई बार ये प्रश्नों में परीक्षा में आप लोग देखते हैं, जैसे मैं बसंतगढ़ शिलालेख की ही बात कर दूं तो आप लोग यहाँ पर पाओगे कई पुस्तकों में, यहाँ पर तो दे रखा है जी बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का है, कई जगह पर आप पाओगे 682 विक्रम संवत। तो जब आप ईस्वी सन को कन्वर्ट करते हैं विक्रम संवत में तो कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़े ही आसान तरीके से आपको मैंने अभी जो कहा कि ईसा के 57 वर्ष पहले, ईसा के 57 वर्ष पहले जाकर हमें प्राप्त होता है विक्रम संवत। हम बात कर रहे हैं 625 ईस्वी की। यदि हम इस ईस्वी सन में, यानी कि ईसा के जन्म के 625 बाद में यदि हम 57 वर्ष जोड़ दें तो हमें जो कालखंड है वो प्राप्त हो जाएगा विक्रम संवत। 625 में यदि हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें 682 प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक बात आपको मैं अध्याय आरंभ करने से पहले आवश्यक समझता हूँ कि आपके जहन में ये बात मैं बिठा दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात से रूबरू होना पड़ेगा, दो हाथ करने ही पड़ेंगे। और ये बिल्कुल कैलकुलेटिव एक पैटर्न है हिस्ट्री के भी टीचिंग का, कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान शब्द का उल्लेख विभिन्न युगों में हमें किस रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले एक कथा, एक कहानी आपके सामने आती है। आप लोग जानते हैं कि रामायण काल में सीता का अपहरण, सीता माता का अपहरण रावण के द्वारा किया गया। जटायु के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई अपने श्री राम को, और श्री राम एक सेना सहित फिर कन्याकुमारी तक पहुँचे। रामेश्वरम में पहुँचकर आपने श्रीलंका तक जाने के लिए एक पाथ या रास्ता मांगा, मार्ग मांगा, लेकिन समुद्र ने इनकार कर दिया रावण की शक्ति से डरते हुए। तब हनुमान जी के द्वारा इनको एक तरह से उकसाया गया, श्री राम को कहा गया कि जी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसे इसकी क्षमताओं, अपनी क्षमताओं से परिचित करवाना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि तीर का संधान किया श्री राम ने, समुद्र ने डरते हुए क्षमा याचना करी, और समुद्र ने कहा कि जी मुझसे गलती होगी, कृपया आप इसको इस जो इसको हमने आर्यावर्त कहा है, जम्बू द्वीप कहा है, जिसको हम आज इंडिया या हिंदुस्तान भारतवर्ष कहते हैं, तो मेरा जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट है, मेरा जो उत्तर पश्चिमी सीमांत है, यानी कि वर्तमान का राजस्थान, वहाँ छोड़ दीजिए, आपका भी काम हो जाएगा। आप जानते हो कि कमान से निकला बाण, मुंह से निकली जुबान, ये कभी लौट कर नहीं आती है। आप लोगों को बेहतर मालूम है इस बात के बारे में। श्री राम ने कहा कि भाई तीर तो चल के रहेगा, जब ये बात हो गई कि आप उस इलाके में छोड़ दीजिए और मैं आपको मार्ग दे दूंगा। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं इस बात को बड़े ही सिलसिलेवार ढंग से कि उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान में उस जमाने में, पुराने काल में, जिसको हम स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक एज, पाषाण युग कहते हैं, पूर्व मतलब प्रागैतिहास काल कहते हैं, उसमें यहाँ पर टैथिस सी था, टैथिस महासागर था। और इस टैथिस महासागर के क्षय होने से, सूखने से, अपर्दन होने से फिर यहाँ पर रेगिस्तान का निर्माण हुआ। लेकिन वाल्मीकिकृत जो रामायण है वो एक नई बात कह रही है। वाल्मीकिकृत रामायण ने कहा कि श्री राम ने जो तीर छोड़ा वो इस महासागर में, इस टैथिस सागर में, टैथिस सागर के नाम का उल्लेख रामायण में नहीं मिलता। इस बात को याद रखना। मैं यहाँ पर कोरिलेट कर रहा हूँ ज्योग्राफी के साथ कि इस सागर में छोड़ा, उस तीर के छूटने से ये समुद्र सूखा और फिर यहाँ पे मरुस्थल, मरुकंटर, कंटर माने किनारा, मरु का किनारा, मरुस्थल बना। तो सबसे पहले राजस्थान की जो सांस्कृतिक पहचान हमें प्राप्त होती है वो वाल्मीकिकृत रामायण से प्राप्त होती है। अब प्रश्न बनेगा, सबसे पहले हमें राजस्थान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो रामायण में मिलता है। रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है और रामायण में जिस नाम के रूप में हमें उल्लेख प्राप्त होता है वो उल्लेख है हमारे को मरुकंटर, यानी कि मरुकंटर के रूप में वो नाम का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। फिर एक प्रश्न आएगा, मरुकंटर शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण में मिलता है। किसके लिए मिलता है? राजस्थान के लिए मिलता है। राजस्थान प्रदेश के लिए मरुकंटर शब्द का उल्लेख किसने किया? वाल्मीकि ने किया, राइट।
राजस्थान के लिए रामायण में किस शब्द का उल्लेख मिलता है? मरुकंटर का मिलता है। प्रश्न कहीं से भी आ जाए, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करें उससे पहले बेहद आवश्यक मैं मानता हूं कि आप कंटेंट, जो एकेडमिक कंटेंट है, आप उसको बेहद ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि फिर कभी आपको जिंदगी में निराशा नहीं होगी। तो वाल्मीकि कृत में जब मरुकंटर शब्द का उल्लेख मिलता है, ये बात आपने अच्छे से समझ ली। एक इंस्क्रिप्शन है, एक अभिलेख है, जिसको हम कहते हैं चित्तौड़गढ़ शिलालेख। याद रखिएगा, चित्तौड़गढ़ शिलालेख 532 ईस्वी का है, 532 एडी का है। इस 532 का मतलब हमें क्या मिलता है? याद रखिएगा, इसका मतलब निकलता है ईसा के 532 वर्ष बाद, क्योंकि ईस्वी सन आ गया। यदि ईसा पूर्व होता तो या तो हम विक्रम संवत में जाते, निश्चित तौर पर ईसा के पहले जो चिर परिचित हमें जो एक संवत प्राप्त होता, विक्रम संवत। ईसा के 57 वर्ष पहले विक्रम संवत प्रचलित हुआ था। और इसकी भी अपनी एक कहानी, अभी क्या भटकने वाली बात होगी कि मैं इंडियन हिस्ट्री में पहुंच जाऊं। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शकों को परास्त करके 57 ईसा पूर्व में, ईसा के 57 वर्ष पहले ये विक्रम संवत चलाया गया था। तो 532 ईस्वी का हमें एक अभिलेख या इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहा है, जो है असल में चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन, चित्तौड़गढ़ शिलालेख। चित्तौड़गढ़ शिलालेख में हमें जिस शब्द का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो है राजस्थानीय। यह राजस्थानीय शब्द का उल्लेख हमें कहाँ प्राप्त होता है? चित्तौड़गढ़ शिलालेख में। चित्तौड़गढ़ शिलालेख हमें कौन से वर्ष का प्राप्त हो रहा है? 532 ईस्वी का। अब आप यदि इस राजस्थानीय को गौर से देखें तो एक बार बहुत उससे देखिएगा, राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान प्लस ई, तो यहां पर चित्तौड़गढ़ शिलालेख में राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हमें प्राप्त हो रहा है, पहली बात तो क्लियर कर लीजिए, वो हमें प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है। राजस्थान शब्द के नाम का उल्लेख नहीं मिल रहा है, मात्र राजस्थानीय रूप में, छिपे हुए रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, यदि आप अभिलेखीय साक्ष्य की बात करें तो याद रखना, संपूर्ण प्रदेश के रूप में राजस्थान का उल्लेख ना मिलकर या तो स्थानीय अथवा क्षेत्रीय रूप में हुआ है, और वो भी अप्रत्यक्ष रूप में। और दूसरी बात, मात्र केवल या तो राजधानी को, ये बांकीदास और मोहनोत नैन्सी ने बहुत स्पष्ट लिखा आगे जाकर अपनी ख्यातों में, जो अभिलेखों में ये जो राजस्थानीय या आप बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें, राजस्थानीय आदित्य, इन नामों का उल्लेख, और ये मैं फिर क्लियर कर दूं, किसी भी तरह की गाइड में, किसी भी तरह की पाठ्य पुस्तक में या कोचिंग के नोट्स में आपको ये बात नहीं मिलेगी। और स्पेशली दोज एस्पिरेंट्स जो दे आर लुकिंग फॉर RAS, उन्हें तो बेहद सावधानी पूर्वक इस बात को याद रखना ही है। इस बात को और समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जो राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में हुआ हो चित्तौड़गढ़ शिलालेख में और बसंतगढ़ शिलालेख में, वो या तो राजधानी के रूप में हुआ है, कैपिटल ऑफ एम्पायर, या स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उस प्रदेश का जो अधिकारी है, जो कि एंड ही इज गवर्निंग, जो कि शासन कर रहा है, शासक नहीं बोल रहा हूं, एक ब्यूरोक्रेसी में उच्च पदस्थ अधिकारी जो उस प्रदेश में राजा की अनुपस्थिति में शासन संभाल रहा है, उसके लिए यहाँ पर राजस्थानीय चित्तौड़गढ़ शिलालेख में और बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थानीय आदित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो फिर क्लियर कर लीजिए कि मरुकंटर शब्द के रूप में हमें उल्लेख प्राप्त होता है वाल्मीकि कृत रामायण में। एक बात, चित्तौड़गढ़ शिलालेख जो हमें 532 ईस्वी का प्राप्त हुआ है, उसमें हमें राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख मिलता है। याद रखना, संपूर्ण प्रदेश के रूप में नहीं मिला है, मात्र प्रादेशिक रूप में मिला है, या तो अधिकारी के रूप में मिला है या राजधानी को अभिव्यक्त करने के लिए मिला है। इसके पश्चात हमें 625 ईस्वी का सिरोही से एक इंस्क्रिप्शन या अभिलेख और प्राप्त होता है, उसको हमने कहा है बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ शिलालेख हमें प्राप्त होता है 625 ईस्वी का। वही वाली बात है, यदि 625 ईस्वी में आप 57 वर्ष जोड़ दोगे तो वो विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि आप किसी गाइड में, किसी पुस्तक में आप 682 विक्रम संवत पढ़ते हैं, याद रखिएगा 682 विक्रम संवत को लोग बाग लिखते हैं वी.स. के रूप में, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि बसंतगढ़ शिलालेख में हमें इस संपूर्ण प्रदेश के लिए तो नहीं, संपूर्ण प्रदेश के लिए नहीं, मात्र सिरोही और उसके आसपास के इलाके की सांस्कृतिक पहचान के लिए हमें जिस शब्द का उल्लेख मिलता है वो है राजस्थानी आदित्य। अब यहां पर भी आप देखिएगा राजस्थान, ये राजस्थान शब्द का उल्लेख यहां मिलता है, यानी राजस्थान प्लस आदित्य।
अब प्रश्न क्या बनेगा कि राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके सामने आंसर है चित्तौड़गढ़ शिलालेख। राजस्थान के लिए राजस्थानीय आदित्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके सामने आंसर है बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी। आप कह सकते हैं सर कई बार ऐसा होता है कि जी हमारे को तो ऑप्शन में चित्तौड़गढ़ शिलालेख ही नहीं है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला है। तो कोई बात नहीं, यदि ऑप्शन में आपके सामने चित्तौड़गढ़ शिलालेख नहीं है तो आप सीधा टिक कर सकते हैं बसंतगढ़ शिलालेख को। लेकिन यदि याद रखना किसी अच्छे रेफरेंस या टेक्स्ट बुक से यदि पेपर बना है, गाइड को यदि वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं और प्रश्न आ गया राजस्थान शब्द के का पहली बार उल्लेख हमें किस रूप में मतलब कहां से मिला है? ए बसंतगढ़ शिलालेख, बी चित्तौड़गढ़ शिलालेख, सी आमेर प्रशस्ति, डी जूनागढ़ प्रशस्ति, देन यू हैव टू टिक। आपको उत्तर करना ही है तब चित्तौड़गढ़ शिलालेख, क्योंकि आप दोनों के अंतर देखें तो बसंतगढ़ शिलालेख जहां 625 ईस्वी का है वहीं पर चित्तौड़गढ़ शिलालेख आपको 532 ईस्वी का लगभग 80-90 वर्ष पहले का हमें प्राप्त हो रहा है। तो यू हैव टू बी अवेयर, यहां पर आपको जागरूकता रखनी ही है। दोबारा देख लीजिएगा जो अब तक आप लोगों ने मैटर देखा, 3 चीजें आपने प्राप्त कर ली। द फर्स्ट वेरी थिंग कि मरुकंठ शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कहां? रामायण में, राजस्थान के लिए। चित्तौड़गढ़ शिलालेख में हमें प्राप्त होता है राजस्थानीय शब्द के रूप में 532 ईस्वी में, जबकि राजस्थानीय द्वितीय शब्द के रूप में हमें 625 ईस्वी में जो राजस्थान शब्द का जो उल्लेख मिलता है, राजस्थान के लिए जो नामोल्लेख मिलता है राजस्थानीय द्वितीय, वो हमें प्राप्त होता है कहां पर? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख हमें प्राप्त हो रहा है सिरोही से 625 ईस्वी का। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है अपने जहन में। 3 काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली आपको चित्तौड़गढ़ शिलालेख प्राप्त नहीं होता है। और मैं फिर बोल रहा हूं इस तरह के नोट्स के लिए आप जो मैंने फुटनोट में जो एक अपने ब्लॉग का जो एड्रेस दिया हुआ है ये आप लोग यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर जाकर आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं विधिवत रूप में। ये मेरा वायदा है कि आपको किसी भी प्रकार के टेक्स्ट बुक या गाइड्स को हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि भी मैंने ब्लॉग में इस चैप्टर को अपलोड कर दिया है, लेकिन चूंकि वो पुराने नोट्स हैं, मैं आज का तो प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं, लेकिन शायद आपको कल किसी भी सूरत में इस ब्लॉग पर ये वाला चैप्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। हर हालत में किसी भी सूरत में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप लोग आसानी से या तो मेरे को जो ये मैंने अपना टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7073928279, इस पर एक मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा आपको ब्लॉग का, आप लोग आराम से पढ़िएगा। और एक बात और, जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा मैं आप लोगों को साथ साथ टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करवाऊंगा, प्रत्येक यूनिट वाइज। संपूर्ण सिलेबस की तो खैर बाद में अपन देखेंगे, लेकिन अभी तो अपन यूनिट वाइज आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर इस बात को देखिएगा, जो 3 चीजें आप लोगों ने देखी। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथ है उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा उद्योतन सूरी ने इस ग्रंथ की रचना जालोर में की थी 778 ईस्वी में। और इस ग्रंथ का नाम है जैन ग्रंथ है, क्योंकि उद्योतन सूरी साहब जैन आचार्य थे। ये ग्रंथ है कुवलय माला, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कुवलय माला, लेखक है उद्योतन सूरी, 778 ईस्वी में रचना हुई। एक ग्रंथ हमें प्राप्त होता है नैन्सी ख्यात, मुनोत नैन्सी। एंड यहाँ पर और महत्वपूर्ण बात, आप किसी भी लेवल का कंपटीशन दें, यदि राजस्थान इतिहास की बात कर रहे हो तो मुनोत नैन्सी के बिना जी बात अधूरी है। आपको जानकारी हासिल करनी ही होगी। और संपूर्ण इतिहास में मुनोत नैन्सी जितनी बार आएगा उतनी बार मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जितनी बार मुनोत नैन्सी आएगा उतनी बार आप लोग उसको देखोगे। क्या बताना चाहता हूं मैं, क्या जानकारी दूंगा, क्योंकि मेरा ही मानना है एक बात को यदि हम 100 बार रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं मन में बैठता है। और आप लोग जानते हो ये जर्मन एक 2nd वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कोटेशन भी कि एक ही झूठ को आप 100 बार बोलिए सच सिद्ध होता है। हुजूर अपन तो सच बात कर रहे हैं, सत्य बात कर रहे हैं, ईमानदारी से बात कर रहे हैं, 10 बार में अपना काम चल जाएगा। वो रिपीट करना मेरा काम है। तो कुवलय माला एक ग्रंथ है जो उद्योतन सूरी के द्वारा 778 ईस्वी में जालोर में लिखी गई थी। दूसरा जो ग्रंथ हमें प्राप्त हो रहा है वो है नैन्सी ख्यात। नैन्सी ख्यात जो ग्रंथ है वो लिखा गया था किसके द्वारा? मुनोत नैन्सी के द्वारा। ये कुवलय माला और ये आपकी नैन्सी ख्यात। एक ग्रंथ है वीरभान के द्वारा लिखा गया है, ये ग्रंथ है आपके राजरूपक। और एक ग्रंथ हमें और प्राप्त होता है, ये फारसी में है, तवारीख है राजस्थान, नॉट तारीख। तारीख इज नॉट ए प्रॉपर वर्ड, ठीक है मुझे लिखना पड़ता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है, जो एक्सेंट है वो आएगा तवारीख। पर्शियन फारसी भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया था कालीराम कायस्थ। याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर नरेश थे उनके काल में कालीराम कायस्थ ने ये ग्रंथ लिखा था, तवारीख राजस्थान।
इन 3-4 ग्रंथों में भी हमें, जो आरंभिक काल के ग्रंथ हैं, इनमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब यहां पर वही इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर भी राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो मात्र प्रादेशिक रूप में है। संपूर्ण रजवाड़े के लिए, संपूर्ण राजपूताने के लिए अभी राजस्थान शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग एकीकरण के काल तक देखते हैं राजस्थान 19 रियासतों में बटा हुआ था। भाई ये प्रदेश कभी भी, ठीक है, यहाँ की अपनी एक सांस्कृतिक भौगोलिक पहचान रही है, लेकिन चाहे 10 किलोमीटर का एक क्षेत्र हो, लेकिन स्वाभिमान की पराकाष्ठा ये थी कि अपने प्रदेश की सीमाओं को राजाओं ने और उस जमाने की जनता ने मां के वस्त्रों के समान समझा है। कोई उसका चीरहरण करने की सोच भी नहीं सकता है। इस बात को समझिएगा। तो जो मैं कहना चाहता हूं कि जी आपने वाल्मीकि कृत रामायण में मरुकंटक शब्द का उल्लेख देखा, आपने चित्तौड़गढ़ शिलालेख में 532 ईस्वी में राजस्थानीय शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख देखा, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 625 ईस्वी से आपने राजस्थानी आदित्य के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख देखा। इसी तरह से राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें उद्योतम सूरी की रचना कौलेमाला में भी मिलता है, मोनोत नैन्सी की रचना मोनोत नैन्सी में भी मिलता है, और वीरभान की रचना राजरूपक में भी मिलता है। इसी प्रकार से हमें कालीराम कायस्थ की जो रचना है तवारीख ए राजस्थान, उसमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। अब आपको यहां पर एक बात समझना है कि कालीराम कायस्थ की जो पुस्तक है इसमें तो ऑलरेडी राजस्थान शब्द आ ही रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात, राजस्थान शब्द का उल्लेख यहाँ 2 रूपों में मिल रहा है, या तो प्रादेशिक रूप में या राजधानी अथवा राजकीय अधिकारी को प्रयुक्त करने के लिए। यहाँ पर राजस्थान शब्द का उल्लेख तवारीख राजस्थान में मात्र जयपुर और आसपास के लिए है, कुवलेमाला में मात्र भीनमाल, सांचौर, पाली वाला जो जालोर वाला जो एरिया है सिर्फ वहीं तक है। मैं नैन्सी ख्यात की बात करूं, चूंकि मोनोत नैन्सी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे। आपने तवारीख ए राजस्थान और नैन्सी ख्यात और एक ग्रंथ और लिखा था आपने मारवाड़ री परगनारी विगत, ये नामक 2 प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे। नैन्सी ख्यात को हमने राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, प्रथम प्रसिद्ध ख्यात भी कहा है। यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम और सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, और इसी की रचना पर मुंशी देवी प्रसाद ने मोनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल बोला था। ये बात भी आपको याद रखना है। इस संपूर्ण ग्रंथ में यह भी आपको याद रखना है, इस संपूर्ण ग्रंथ में नैन्सी ख्यात में ह शब्द का कहीं उल्लेख नहीं मिला। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नैन्सी ख्यात में मोनोत नैन्सी ने कहीं पर भी ह शब्द का कोई उल्लेख नहीं किया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए राजपूताने का अबुल फजल भी कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने मोनोत नैन्सी को, और नैन्सी ख्यात जो इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ है उसको राजपूताने का अकबरनामा भी कहा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत, वो भी रचना है, उसको सर्व संग्रह ग्रंथ और राजपूताने का गजेटियर, गजेटियर माने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो मारवाड़ का उस जमाने के राजस्थान की बेहद प्रामाणिक आधिकारिक जानकारियां हमें, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमें मारवाड़ परगनारी विगत में प्राप्त होती है। इसीलिए हमने इसको राजपूताने का गजेटियर भी कहा है। तो चाहे नैन्सी ख्यात हो या वीरभान की रचना राजरूपक हो, या आप लोग देख रहे हैं, या कालीराम कायस्थ की रचना तवारीख राजस्थान हो, इन सब में भी हमें राजस्थान शब्द के का उल्लेख प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं जो मेरा प्रयास इस लाइव क्लास के द्वारा मेरा संदेश आपको स्पष्ट प्राप्त हो रहा होगा। और निश्चित मानिएगा यदि आप लोगों से मुझे भरपूर सहयोग मिला, मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। ये एकेडमिक क्लास से मैं इसको एंड तक पहुंचाऊंगा। कुछ हो सकती है प्रॉब्लम्स, ये तो बिल्कुल बाई डायरेक्शनल रिलेशंस हैं। आप लोगों से जितना मुझे कोऑपरेट मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा, जितना आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, मेरी तरफ से क्लासेस उतनी ही रेगुलर रहेंगी। आगे इस बात को और देखते हैं। एक नोट है यहाँ पर जो मैं टीचिंग में खास मैंने एक तरह का ये प्रयोग है कि रिलेटेड या जो भी रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको एक साथ प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न कभी भी सीक्वेंस से नहीं आते एग्जाम में। आप सीक्वेंस से पढ़िए, सीक्वेंस से समझिए, लेकिन हमेशा तैयार रहिए कि गोली कहीं से भी आ सकती है। तो टेररिज्म एक तरह का एग्जामिनेशंस का या पेपर सेटर का, आरपीएससी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जो भी कंपटीशन आप लोग देख रहे हैं, जो भी एजेंसी आपके एग्जाम करवाएगी। एक नोट है यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट, जो खास बात है इस चैनल की, किंशुक शर्मा की कक्षा की या मेरी टीचिंग की। देखिएगा, मोनोत नैन्सी के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने अभी वर्बली बोला था, अब आप उसको रीड आउट करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक जगह पर इतनी जानकारियां मिलना बेहद नामुमकिन सी बात है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनकी मृत्यु
जमरूद 1678 में जमरूद अफगानिस्तान में हुई थी। और इसकी मृत्यु पर औरंगजेब ने बड़ा खुश होकर कहा था कि दरवाजा एक कुफ्र शिकस्त। आपके बेटे का नाम था अजीत सिंह राठौड़ और आपका जिसे कहना चाहिए सेवक था दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, राठौड़ों का यूलिसेस। ये वो जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ है साहब, जिनको इनकी बींदनी ने जब ये धर्मक युद्ध से परास्त होकर आए तो मेहरानगढ़ में घुसने से मना कर दिया था। साफ कहा था कि जिंदा वही लौटेगा जो जीता है, हार कर हमारे यहाँ पर जिन जीवित नहीं लौटते, हम सती होते हैं। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा पति जीवित और हार कर वापस लौट आया। बंद कर दीजिए दरवाजे, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पति। ये थी हाड़ी रानी बूंदी की, इनकी आपकी। तो ये थे जनाब जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ साहब जो जोधपुर के महाराजा थे, उनके दरबारी साहित्यकार का नाम था, उनके ख्यातकार का नाम था मुंशी देवी प्रसाद। ये क्लास लगभग 60 मिनट की रहेगी, अप्रोक्सीमेट, आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी। मुंशी देवी प्रसाद ने ग्रंथ लिखा राजपूताने को का, आप देखिएगा जो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ देखिएगा। मुंशी देवी प्रसाद ने इस मुनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल बोला। तो राजपूताने का अबुल फजल कौन हुआ? मुनोत नैन्सी। किसके दरबारी साहित्यकार थे मुनोत नैन्सी? जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के। कौन सी रचना लिखी है आपने? नैन्सी विख्यात। उस रचना के लेखन कार्य पर ही मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैन्सी को राजपूताने का अबुल फजल बोला। राजपूताने का अबुल फजल बोला। नैन्सी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है नैन्सी विख्यात। नैन्सी की जो प्रसिद्ध रचना है वो है नैन्सी विख्यात। और दूसरी रचना है जो मैंने कहा था अभी, मारवाड़ रा परगनारी विगत। देखिएगा, मारवाड़ रा परगनारी विगत, दोबारा देख लीजिए। तो एक तो रचना हुई नैन्सी विख्यात, दूसरी रचना हुई अपनी मारवाड़ रा परगनारी विगत। तो नैन्सी विख्यात को राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात है, सबसे प्राचीनतम ख्यात, द ओल्डेस्ट ख्यात ऑफ द राजस्थान, एंटायर राजस्थान इज नैन्सी विख्यात विच इज रिटन बाय द मुनोत नैन्सी। एंड मुनोत नैन्सी वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ जोधपुर महाराजा मारवाड़ किंग जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ साहिब। तो आपकी इस रचना को, इस सबसे प्राचीनतम ख्यात नैन्सी विख्यात को याद रखिएगा। राजस्थान का कोश, इंसाइक्लोपीडिया, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ, द फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ द एंटायर राजस्थान, एवं राजपूताने के अकबरनामे के नाम से राजपूताना का अकबरनामा भी बोला जाता है। जबकि जो दूसरी रचना है मारवाड़ रा परगनारी विगत, उसको राजपूताने का गजेटियर एवं सर्व संग्रह ग्रंथ भी कहा जाता है। लेकिन हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिंदगी भर चाकरी करी आपने, जिंदगी भर सेवा करी जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ साहिब की, लेकिन बाद में आप पर 1 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया गया इन गुरुजी पर, साहित्यकार पर, मुनोत नैन्सी साहब पर। और ये 1 लाख रुपए का जो गबन का जो आरोप लगा, उससे फिर आपने डिप्रेशन में आके आत्महत्या की थी। तो एक प्रश्न बन सकता है, राजपूताने का निम्न साहित्यकार जिसने, कौन सा साहित्यकार है जिसने 1 लाख रुपए के गबन के आरोप में आत्महत्या कर ली थी? मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी ने किस आरोप में आत्महत्या करी? 1 लाख रुपए के गबन के आरोप में। मुनोत नैन्सी किसका दरबारी साहित्यकार है? आपके सामने है, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ का। आपको किस नाम से पुकारा गया? राजपूताने का अबुल फजल। किसने पुकारा? तो आपका उत्तर होगा मुंशी देवी प्रसाद ने आपको क्या पुकारा? राजपूताने का अबुल फजल। कौन कौन सी बुक्स आपने लिखी? नैन्सी विख्यात और मारवाड़ रा परगनारी विगत। नैन्सी विख्यात राजस्थान की प्राचीनतम ख्यात है, इसे राजस्थान का कोश, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ और राजपूताने का अकबरनामा भी पुकारा गया। जबकि जो दूसरी पुस्तक है मारवाड़ रा परगनारी विगत, उसे राजस्थान का सर्व संग्रह ग्रंथ और उसके विशाल आकार के कारण उसे सर्व संग्रह ग्रंथ भी कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को अच्छे से प्राप्त हो गई है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिएगा, जो मैंने भी पूर्व में कहा था, नैन्सी और बांकीदास नामक ख्यातकारों ने स्पष्ट वर्णन किया है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग मात्र राजधानी के स्थान पर किया गया है। संपूर्ण प्रदेश के लिए, संपूर्ण राजपूताने के लिए, संपूर्ण भौगोलिक प्रदेश के लिए इस तथ्य का उल्लेख आपको प्राप्त नहीं होता है। ये काफी महत्वपूर्ण और आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं। तो अब तक जो हमने देखा उसको हम रिकैप करते हैं, समझते हैं। मरुकंटर शब्द रामायण में, राजस्थानीय शब्द का उल्लेख चित्तौड़गढ़ शिलालेख में 532 ईस्वी में। साथ साथ याद करते चले जाइए, इतिहास कोई बहुत बड़ी बला नहीं है कि जी है हिस्ट्री तो बड़ी बेवफा रात पड़ी सुबह सफा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप कितना फोकस करते हैं, आप कितना फोकस्ड हैं अपने टारगेट के प्रति। और नोबडी कैन स्टॉप यू टू क्लिंच योर टारगेट्स, मेरा ये मानना है। आपको कोई माई का लाल नहीं रोक सकता यदि आपने अपने दिमाग में योजना बना ली और दिल झोंक दिया उस सफलता को पाने के लिए शिद्दत से मोहब्बत करके। कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपका फिल्म डिटर्मिनेशन किस लेवल का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट ट्रू थिंग, ये वैल्यूबल थिंग है, चीज है, और यही सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। सो हम आगे देखें तो राजस्थानी शब्द का उल्लेख मिलता है चित्तौड़गढ़ इंस्क्रिप्शन में जो 532 ईस्वी का, जबकि राजस्थानियादित्य शब्द का उल्लेख हमें प्राप्त होता 625 ईस्वी का। कहाँ? सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में। राजरूपक वीरभाण, नैन्सी विख्यात मोहनोत नैन्सी, कुवले माला उद्योतन सूरी और तवारीख राजस्थान कालीराम कायस्थ की जो ये प्रमुख रचनाएं हैं इनमें भी हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट, आरसी मजूमदार साहब जो हैं, रमेशन मजूमदार, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि पूर्व मध्य काल में जो प्रदेश है जिसको हम आज राजपूताना कहते हैं, चूंकि यहाँ पर गुर्जर वंशीय क्षत्रियों, आप माने चाहे नहीं माने, गुर्जर वंशीय क्षत्रियों के ही वंशज आज गुर्जर जाति या गुर्जर जाति के रूप में जो बेसिकली दुग्ध व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी मॉर्फोलॉजी और फिजिकल यदि हम एक बनावट देखें, यकीन मानिएगा ये क्षत्रिय वंशज हैं। मार्शल कौम है, जाट, गुर्जर, यादव, ये तमाम जो कौमें हैं, क्षत्रिय तो खैर नो डाउट, लेकिन ये सब कौमें भी मार्शल कौम है। देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा में इनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। ये गुर्जर प्रतिहार वही क्षत्रिय राजवंश नागभट्ट वत्सराज प्रथम प्रतिहार, याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जिनके दबदबे के कारण लगभग 150 वर्षों तक तुर्कों की, तुर्क तो नहीं कहूंगा, अरबों की हिम्मत नहीं पड़ी थी सिंध से अंदर हिंदुस्तान माने के लिए। जिस प्रकार से श्री राम ने या श्री राम की रक्षा रामायण में उनके छोटे भाई सौमित्र लक्ष्मण ने रावण के साथ युद्ध में, मेघनाथ के साथ युद्ध में एक प्रतिहार द्वारपाल की हैसियत से की थी, उसी प्रकार से अरब आक्रमणकारियों से इस देश की रक्षा गुर्जर प्रतिहारों ने इस देश के द्वारपाल या प्रतिहार की हैसियत से करी। इसीलिए गुर्जरों ने अपने नाम के पीछे प्रतिहार बड़े ही गौरवान्वित रूप में, ग्लोरीफाइड वे में लिखा, इसीलिए गुर्जर प्रतिहार इनको कहा जाता है। जिस इलाके में इनका शासन था उसको गुर्जरत्रा भी बोला गया है, जो दक्षिण जोधपुर हमारे सामने आता है। तो आरसी मजूमदार साहब ने राजस्थान के इस परसेप्शन में या परिप्रेक्ष्य में एक बात कही है कि पूर्व मध्यकाल की मैं बात करूं तो पूर्व मध्यकाल में, आरसी मजूमदार साहब की कोटेशन है, पूर्व मध्यकाल में गुर्जर वंशीय क्षत्रियों द्वारा शासित होने के कारण राजपूताना कहलाने से पहले इस प्रदेश को, यह प्रदेश गुर्जरत्रा कहलाता था। प्रश्न आ सकता है, गुर्जरत्रा इस संपूर्ण प्रदेश को गुर्जर वंश के शासनकाल में बोला गया, यह कथन किस साहित्यकार का है? आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार साहब के अनुसार राजपूताना कहलाने से पहले यह प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? गुर्जरत्रा। गुर्जरत्ता वंश का संबंध किस वंश से है? तो गुर्जर वंश। बड़ी बात नहीं है, प्रश्न यूं निकलते हैं चुटकियां बजाने पर, लेकिन अब डिपेंड इस चीज पर करता है कि हम कितना फोकस्ड हैं अपनी टीचिंग पर, हम कितना फोकस्ड हैं अपने स्टडी मटेरियल पर। दैट शुड बी एररलेस। टीचर पर आपका कितना यकीन है, क्योंकि ये तो बिल्कुल वही वाली बात है कि आपको बहुत ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप परखिए क्या एकेडमिक कंटेंट आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं, किससे आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न क्या बनेगा? आरसी मजूमदार साहब ने इस प्रदेश को क्या बोला? गुर्जरत्रा। गुर्जरत्रा किसने बोला? आरसी मजूमदार साहब ने। अगला एक बेहद इंपॉर्टेंट बात है, कर्नल जेम्स टोड ने अकबर को राजपूताने के बाग का विजेता बोला। और आप लोग जानते हो पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल में एक पहला व्यक्ति था अकबर, जिसने बायहुकर बायक्रुप यानी कि येन केन प्रकारेण संपूर्ण राजपूताने को, चाहे तलवार के दम पर, चाहे मित्रता के दम पर, चाहे वैवाहिक संबंधों के दम पर, जो भी उसकी राजपूत पॉलिसी थी उसके दम पर संपूर्ण राजपूताने को जीता था। तो इसने अपने काल में सूबों का निर्माण किया था। सूबा जो होता है, ये देखिएगा, सूबा शब्द असल में स्टेट या प्रांत या राज्य के लिए किया गया है। तो इसने कई सारे प्रांत बनाए थे। इन प्रांतों में एक प्रांत था अजमेर सूबा,
अच्छा, अजमेर की स्थिति बड़ी खतरनाक रही है। तुर्कों का पहला आक्रमण भी अजमेर में था, पहला सूफी जो सेक्ट था वो भी अजमेर में आया। मराठों ने अजमेर पर आक्रमण किया, मुगलों ने अजमेर पर आक्रमण किया। पृथ्वीराज तृतीय चौहान को हराकर मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के द्वारा अजमेर पर अधिकार किया गया। मराठों से फिर बाद में मुगलों का अधिकार भी अजमेर पर हुआ, बाद में मराठों का हुआ, फिर मराठों से अंग्रेजों ने इसको अजमेर को अपने शासन में लिया, चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाया। तो इसकी जो एक प्रोमिनेंट जो लोकेशन रही है, इसके आधार पर इसको हार्ट सेंटर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को नाकाचुंगी भी कहा गया। ये बेकार की बात है, ये लॉजिक देना जी बीच में है, सॉरी, इसका अपना एक पॉलिटिकल एक मिलिट्री सिग्निफिकेंस रहा है माय डियर, इस आधार पर। और आप लोग जानते हो जो यहाँ का जो अजयमेरू दुर्ग, जिसको हमने गढ़बीठली भी कहा, पूर्व का जिब्राल्टर, इस आधार पर भी आप समझिएगा राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किसी दुर्ग पर हुए तो वो दुर्ग है पूर्व का जिब्राल्टर, गढ़बीठली, अजयमेरू दुर्ग। इसलिए इसको राजस्थान का हृदय स्थल और नाका स्थल कहा, क्योंकि यदि इस पर अजमेर पर विदेशी आधिपत्य स्थापित हो जाता तो यकीन मानिएगा संपूर्ण राजपूताने की सॉवरेनिटी या संप्रभुता खतरे में आ जाती एक झटके के अंदर। इसीलिए राजपूताने के शासकों का भी एक सबसे पहला जो जद्दोजहद होती थी वो होती थी कि अजमेर को अपने अधिकार में रखा जाए। तो अकबर के काल में चूंकि इसने जो विभिन्न सूबे या स्टेट्स स्टैब्लिश किए संपूर्ण भारतवर्ष में, उनमें से एक अजमेर में था। अब बड़ी दिक्कत है कि जो वकील रिपोर्ट्स या जो अकबर के दरबार में जो राजपूताने के जो विभिन्न एम्बेसडर उनके द्वारा जो रिपोर्ट्स लिखी जा रही है, जिनको वकील रिपोर्ट्स कहा गया है, अब दिक्कत है कि उसमें संपूर्ण प्रदेश को क्या बोलो जी। यहाँ तो कई तरह की रियासतें हैं, हर एक कोस पर पानी और बोली बदल रही। कहीं हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, फिर जी मारवाड़ आ गया, मारवाड़ में किशनगढ़ आ गया, बीकानेर आ गया, जोधपुर आ गया, बीकानेर और आपके जैसलमेर आ गया, आप अलवर आ गया, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, कितने स्टेट्स थे। तो दिक्कत ये थी कि उन रिकॉर्ड्स में जो मिडाइवल जो पीरियड था उसमें इस संपूर्ण प्रदेश को क्या बोला जाए। तो अकबर के काल में इस संपूर्ण सूबे को, इस संपूर्ण प्रांत को, जिसको हम राजपूताना कहते हैं, जिस नाम से पुकारा जाने लगा वो था नाम अजमेर सूबा। किसके काल में? अकबर के काल में। अब आपके सामने प्रश्न बन गया, संपूर्ण प्रदेश के लिए राजमेर सूबा का प्रयोग किसके काल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, सिकंदर लोदी और आप कह सकते हो बाबर के काल में। हमारा आंसर होगा अकबर के काल में। अकबर के काल में राजपूताने की पहचान किस रूप में थी? अजमेर सूबे के रूप में। राइट, आपको यह बात याद रखनी है। जब मुगलों का जब डेक्लाइन, पतन हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, इनमें एक बड़ा रोचक व्यक्ति हमारे सामने आता, सर जॉर्ज थॉमस। याद रखिएगा, सर जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। सर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में, सर जॉर्ज थॉमस वाज द वेरी फर्स्ट पर्सन इन द एंटायर राजपूताना हिस्ट्री, संपूर्ण राजपूताने के इतिहास का प्रथम व्यक्ति था सर जॉर्ज थॉमस, जिसने 1800 ईस्वी में संपूर्ण प्रांत के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था। तो प्रश्न क्या बनेगा? राजपूताना उल्लेख का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? समझिएगा, प्रश्न क्या बनेगा? राजपूताना शब्द का इस संपूर्ण प्रदेश के लिए अब तक जो भी उल्लेख हो रहा है वो संपूर्ण, अकबर को यदि आप छोड़ दें तो उससे पहले संपूर्ण प्रदेश के लिए नहीं हो रहा है। जहां जहां जिसका शासन रहा उसने वैसे वैसे राजपूताना, राजस्थान शब्द का उल्लेख किया, चाहे वो चित्तौड़गढ़ शिलालेख राजस्थानी है, मरुकंटक और रामायण में राजस्थानी आदित्य के रूप में आप बसंतगढ़ शिलालेख में देखते हैं। पहली बार संपूर्ण प्रदेश को राजपूताना किसी ने बोला है तो वो सज्जन हैं सर जॉर्ज थॉमस। सर जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में इस संपूर्ण प्रांत को जिस नाम से पुकारा वो नाम है राजपूताना। इस बात की जानकारी हमें विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी 1805 में, आफ्टर 5 ईयर, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, दोबारा देख लीजिएगा, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस विच इज रिटन बाय विलियम फ्रैंकलिन इन द 1805 एडी। 1805 ईस्वी में जो पुस्तक लिखी गई विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में पहली बार इस संपूर्ण प्रदेश को जिस नाम से पुकारा गया है, ये उल्लेख किया है विलियम फ्रैंकलिन ने कि आज से 5 वर्ष पहले यानी कि 1800 ईस्वी में पहली बार इस संपूर्ण प्रदेश को राजपूताना सर जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। तो लेट मी क्लियर वन थिंग, सबसे पहले राजपूताना किसने बोला? सर जॉर्ज थॉमस ने। राइट, कब बोला? 1800 ईस्वी में। किस नाम से पुकारा? तो आपका उत्तर होगा राजपूताना। किस नाम से पुकारा जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में? राजपूताना। इस बात की जानकारी किसने दी? विलियम फ्रैंकलिन ने। कब दी? 1805 में। किस नाम से दी?
किस पुस्तक में दी? द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। आई थिंक यहाँ तक का आपको अच्छे से समझ में आ गया है। एक नोट और है आपके लिए, ये नोट है, आप अच्छे से देखिएगा इस नोट को कि ये नोट रहा, काफ़ी मैंने विस्तार से इसको दिया है, देखिएगा। सर जॉर्ज थॉमस सज्जन की बात की जाए तो सर जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान में सबसे पहले 1789 में शेखावाटी में आया था। अब ये काफ़ी मेहनत के द्वारा तैयार की गई स्लाइड्स हैं। मेरे सामने एक रास्ता था कि मैं बोर्ड टीचिंग कर लूँ, आपके सामने बोर्ड पर टीचिंग प्रदान कर दूँ, लेकिन चूँकि वहाँ पर नोट्स इतने उस रूप में नहीं आ पाते हैं, आपको या तो फिर डिक्टेट लिखना पड़ता है। ये मुझे कई लोगों ने कहा, कई स्टूडेंट्स के द्वारा, कि सर ये सही तरीका, आप एक्सप्लेन करिए, नोट्स सामने के सामने आ रहे हैं और आपके इस ब्लॉग पर जाकर हम नोट्स को पूरा प्राप्त हो जाएगा। इस ब्लॉग पर आप गूगल में जाकर, गूगल क्रोम में जाकर टाइप करिएगा, सीधा ब्लॉग पर पहुंचा देगा। यदि नहीं मिलता है, ये नंबर दिया हुआ है 7073928279 पर, मुझे यहाँ पर एक मैसेज कर दीजिएगा, आइदर टेलीग्राम और आप चाहें तो व्हाट्सएप पर, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। लेकिन एक बार आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि आप किस मार्फत मुझे मैसेज कर रहे हैं। सर जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था, जो राजस्थान में सर्वप्रथम 1789 ईस्वी में आया था। राजस्थान में भी शेखावाटी में आया। उसकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। याद रखिएगा, जॉर्ज थॉमस को राजपूताने में जॉर्ज फिरंगी के नाम से जाना गया है। अब आप सोचिएगा कितना महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस समय लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, आप में से शायद किसी ने इस नाम को, इस तथ्य को आज तक देखा हो। प्रॉमिस है मेरा। आगे देखिएगा, इसने हरियाणा में हिसार, हांसी और सिरसा के क्षेत्र पर अधिकार करके वहां जॉर्जगढ़ का निर्माण करवाया था। अब तक तो जी आप टोडगढ़ ही पढ़ते थे कर्नल जेम्स टोड के बारे में अजमेर के अंदर। जॉर्जगढ़ का संबंध किससे है? जो यद्यपि ये हरियाणा से संबंधित है, लेकिन जॉर्जगढ़ का संबंध राजस्थान के प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी सर जॉर्ज थॉमस के साथ है, यानी कि जॉर्ज फिरंगी के साथ। इसने राजपूताने में कई लड़ाइयाँ लड़ी। अब ये जानकारी मुझे गौरीशंकर ओझा जी की जो पुस्तक है, भाग 2 आधुनिक राजस्थान का वृहत्तर इतिहास, इसकी जो पाद टिप्पणी है 2 गौरीशंकर ओझा जी की, पार्ट 2 की, इसकी पृष्ठ संख्या 688 से प्राप्त होती है। और डॉक्टर आर.पी. व्यास की जो पुस्तक है आधुनिक राजस्थान का वृहत्तर इतिहास, जिसका अध्याय 6 अराजकता का युग एवं राजस्थान में ब्रिटिश शासन की स्थापना, इसकी पृष्ठ संख्या 252 पर भी आप इस संपूर्ण मैटर को प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा हमेशा एक मानना है, मैं ऑथेंटिसिटी और प्रामाणिकता पर सबसे अधिक जोर देता हूँ। मैं क्वांटिटी पर मेरा कोई, मात्रा पर मेरा कोई विशेष ध्यान नहीं है, मैं गुणवत्ता पर हमेशा ध्यान देता हूँ। मेरा यह मानना है, मेरी एक गलती आप लोगों के एग्जामिनेशन को, आपकी उम्मीदों को धराशायी कर सकती है। तो आई एम वेरी टू मच अवेयर अबाउट माई फैक्ट्स। नेक्स्ट, सर जॉर्ज थॉमस ने शेखावतों के साथ मिलकर, ये आप लोग पढ़ोगे जब आप, हालांकि मैं स्लाइड्स डाल चुका हूँ, ये वाला अध्याय 1818 की संधियाँ, लेकिन चूंकि मुझे रमेश मील जो मेरे काफ़ी डियर स्टूडेंट हैं, उनका एक रिक्वेस्ट था, हम्बल रिक्वेस्ट था कि सर प्लीज़ मेरे कहने पर आपको लाइव आना ही होगा। जो भी आपने क्लासेस पढ़ाई आज तक, कोई बात नहीं सर, मेरे कहने पर आप 0 से स्टार्ट करके एकीकरण तक दे दीजिए। कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे अपने ग्रुप में जो मुझे काफ़ी बोलते हैं कि इस तरह की क्लासेस मिल जाएँ, तो थोड़ा सा हमें, और हम लोग टीचर्स हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, इतनी ड्यूटीज़ हमारी बनती है कि, या हम कह लीजिए हमारी असफलता को हम आपकी सफलता में कन्वर्ट होते हुए देखना चाहते हैं। शायद एक टीचर के लिए सबसे बड़ा सफलता का मापदंड यही है। बहरहाल जो भी लब्बो लुआ, आप सिर्फ इतना सा है कि आप लोग विश्वास बनाए रखिए। अब मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। सर जॉर्ज थॉमस ने, मैंने इस चीज़ का वर्णन किया भी है जब मैंने 1818 का जो टीटीज़ वाला जो स्लाइड्स पढ़ाई, लेकिन अपन यहाँ पर बिल्कुल सिलेबस, एग्जाम ओरिएंटेड, टॉपिक टू टॉपिक, यूनिट टू यूनिट चलेंगे अपन यहाँ पर, बिल्कुल बिना नागा के। क्लास का टाइम मेरा यही रहेगा, रात्रि को 8 से लेकर अमूमन 9 बजे तक मैं ये क्लास दूंगा। कुछ दिनों बाद यदि आप तैयार हो जाएंगे तो इसी प्रकार से मैं आपको राजस्थान की संस्कृति और भारतीय इतिहास की क्लासेस भी प्रोवाइड करना आरंभ कर दूंगा। तो जॉर्ज थॉमस ने शेखावतों के साथ मिलकर 1798 में या फरवरी 1799 में, याद रखिएगा, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना को फतेहपुर युद्ध में परास्त किया था। फतेहपुर युद्ध शेखावाटी में लक्ष्मणगढ़ के आगे सीकर जिले में फतेहपुर एक कस्बा है जो कायम खानी स्टेट के नाम से भी जाना गया है कालांतर में। आगे देखिएगा, कर्नल जेम्स टोड वाला जो टॉपिक है उसको मैं कल की क्लास में लूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हों। आप लोगों की मेरी जो ऊर्जा है, जो मेरी एनर्जी, वो आप लोगों की इंस्पिरेशन, मतलब जो मेरा इंस्पिरेशन है वो आप लोगों के जो कमेंट्स में कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी आप लोग इस क्लास के बारे में सोचते हैं, कोशिश करिएगा इस मैसेज को अधिक से अधिक स्प्रेड करें, ताकि जो भी नीडी पर्सन्स हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है इस तरह की क्लासेस की, उनका भला हो सके।
एक इसी मैटर को यदि अपन थोड़ा सा आगे देखें, एक पॉइंट नंबर 8 आप देखें, ब्रिटिश काल में जो मैंने कहा था राजपूताने से पृथक, राजपूताने का मतलब जहाँ पर लोग राजशाही थी, नरेशों का वंशानुगत एक शासन था, तो राजशाही जहाँ पर थी, राजपूताने से पृथक केंद्र शासित प्रदेश अथवा चीफ कमिश्नरी प्रांत के रूप में अजमेर मेरवाड़ा, चीफ कमिश्नरी प्रांत के रूप में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत की स्थापना की गई थी। याद रखना, इस अजमेर मेरवाड़ा को, अजमेर को अंग्रेजों ने दौलत राव सिंधिया से 25 जून 1818 की संधि के द्वारा प्राप्त किया था। अब यह प्रांत सीधे गवर्नर जनरल के अधीन चीफ कमिश्नर और उसके बाद फिर एजीजी द्वारा नियंत्रित था। राइट, मैं 1857 की बात करूं, 1857 की, तो यहाँ का चीफ कमिश्नर था मिस्टर कॉल्विन राजपूताने का, और एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप लोगों को मालूम है, मुख्यालय इनका पहले अजमेर में था, बाद में 1845 में ये ट्रांसफर किया गया था माउंट आबू में ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में। आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को, यानी कि इंटीग्रेशन, एकीकरण के 7वें चरण में जाकर इस संपूर्ण प्रदेश, इस अजमेर मेरवाड़ा को आधुनिक राजस्थान में मिलाया गया था। तो इस क्लास को मैं विराम दूं इसी टॉपिक के साथ। एक लास्ट टॉपिक बचा है, आप लोग देख रहे हैं कर्नल जेम्स टोड, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा आगे स्लाइड को, ताकि कल तक के लिए थोड़ी सी एक जिज्ञासा रहे। आप दोबारा इसी प्रकार से इंतज़ार करें, आएँ, मेरे को मैसेज करें, मैं पढ़ूंगा, कमेंट करूंगा, जो भी आपकी जिज्ञासा होगी उससे निश्चित तौर पर शांत करूंगा। जनरली मैं क्लास के दौरान मैसेज पढ़ने का बेहद आदी नहीं हूँ, और चूँकि ये मेरा एक तरह का नया प्रयोग है लाइव क्लासेस को देना, आप लोग चाहेंगे तो मैं लाइव क्लास के दौरान ही आपकी मैसेजेस को पढ़ के, चैट को पढ़कर आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन मेरे को लगता है शायद उसमें जो अपना जो फ्लो होता है क्लास का वो टूटता है, कई तरह की अनावश्यक बातें होती हैं, या फिर अपन ऐसा करते हैं क्लास के बाद में आपके सारे मैसेजेस को पढ़कर एक बार ये आज की पहली क्लास आप बताइएगा मेरा क्या आपका अपना फीडबैक है, फिर मैं क्लास पूरी होने के बाद 15 मिनट 10 मिनट मैं आपके मैसेजेस को पढ़कर उनका मैं जवाब दे सकता हूँ, ताकि आपकी क्लास का जो फ्लो है वो ब्रेक ना हो, वो टूटे नहीं। एक बार रिकैप करते हैं, रिमाइंड करते हैं, इसको याद करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मरुकंठा शब्द का उल्लेख हमें रामायण में प्राप्त होता है संपूर्ण प्रदेश के लिए। चित्तौड़गढ़ शिलालेख जो 532 ईस्वी का है, हमें इसमें राजस्थानीय शब्द के रूप में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। जबकि सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में 625 ईस्वी, या इसमें 57 वर्ष जोड़ दें तो 682 विक्रम संवत के रूप में हमें राजस्थानीय आदित्य के रूप में हमें राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। लेकिन जो बाकी दास या मुनोत नैन्सी के द्वारा कहा गया है, मुनोत नैन्सी राजपूताने का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा, अब आपको ये बात याद रखनी होगी। वो कहते हैं कि जो ये राजस्थानी है चित्तौड़गढ़ शिलालेख और राजस्थानी आदित्य जो सिरोही का जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसमें जो राजस्थान शब्द का प्रादेशिक क्षेत्रीय स्थानीय रूप में जो प्रयोग मिल रहा है वो मात्र राजधानी को या राजकीय अधिकारी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिल रहा है, संपूर्ण राजपूताने के लिए नहीं मिल रहा है। हमें कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं, उद्योतन सूरी के द्वारा रचित कुवलयमाला, हमें मुनोत नैन्सी के द्वारा रचित नैन्सी ख्यात, हमें वीरभान के द्वारा रचित राजरूपक प्राप्त होती है, और हमें तवारीख राजस्थान जिसके लेखक थे कालीराम कायस्थ, जयपुर, वर्तमान जयपुर में, इनमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। मुनोत नैन्सी जो जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह प्रथम राठौड़ के दरबारी साहित्यकार थे, आपके ऊपर 1 लाख रुपए का गबन का आरोप लगा था, फिर आपने सुसाइड किया था। लेकिन उससे पहले आपने 2 प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे मुनोत नैन्सी के द्वारा, नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत। नैन्सी ख्यात जिसमें ह शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, चूंकि जिस प्रकार से अबुल फजल ने अकबर का इतिहास लिखते हुए जो अकबरनामा लिखा, चूंकि अबुल फजल ने जिस प्रकार से अकबरनामा में रिलेवेंट रेफरेंसेस को, संदर्भ ग्रंथों को, स्रोतों की सूची दी है, उसी प्रकार से पहली बार राजपूताने के इतिहास में मुनोत नैन्सी के द्वारा नैन्सी की ख्यात लिखते हुए जो भी संदर्भ उसने काम मिली उनको पूरा बाकायदा प्रामाणिक तौर पर उसने संदर्भ स्रोतों की सूची प्रदान करी है। इसीलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपूताने का अबुल फजल भी कहा। ये राजस्थान की नैन्सी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है, राजस्थान का कोश कहा गया है, राजस्थान का प्रथम प्रामाणिक और सबसे विश्वसनीय ग्रंथ बोला गया है। इसे राजपूताने का अकबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मारवाड़ा परगनारी विगत को हम सर्व संग्रह ग्रंथ एवं हम इसको राजपूताने का गजेटियर भी कहते हैं। यदि पूर्व मध्यकाल की बात की जाए तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आरसी मजूमदार का कहना है कि गुजरत्ता शब्द का प्रयोग हुआ है। अकबर के काल में इसको अजमेर सूबा के नाम से जाना गया है। पहली बार राजपूताना शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो सर जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज फिरंगी के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया था संपूर्ण प्रदेश के लिए। इस बात का उल्लेख 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा अपनी पुस्तक द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में 1805 ईस्वी में किया गया था। शुभ रात्रि। आपकी
आपका दिन या रात आपकी मंगलमय हो। आप इसी प्रकार से क्लासेस का, लाइव क्लासेस का मतलब फ़ायदा उठाएं। मुझे अवश्य बताइएगा क्या फीडबैक रहा। मैं बिना उससे कोई प्रभावित हुए, यदि अच्छी बात मिलती तो भी ठीक है, नहीं मिलती कोई बात नहीं, मैं अपने कार्य को जारी रखूँगा। हम कल इसी चैनल पर दोबारा नए टॉपिक के साथ, नए साथियों के साथ मिलेंगे। हमारा वक्त ही रहेगा 7:60। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।